नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में जुड़ चुके हैं आप अरुणेश कुमार के साथ। क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी हैं एक बार इस सेशन को शेयर कर देंगे। रेगुलर सेशन चलेगा शाम 7 बजे। यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हम लोग तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी गद्य साहित्य के विकास से संबंधित आज हम प्रश्न देखेंगे। ये पार्ट 1 है। हर पार्ट में लगभग 50 प्रश्नों के आसपास आपको देखने को मिलेंगे और ये प्रश्न जो हैं वो आपके OMR पर आधारित होंगे, हिंदी गद्य साहित्य के विकास से संबंधित होंगे, हिंदी पद्य साहित्य के विकास से संबंधित होंगे, न्यू पैटर्न पर आधारित होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इन प्रश्नों को हल करते हैं। OMR बेस्ड MCQs। ठीक है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पृथ्वीराज रासो प्रसिद्ध कृति किसकी है? चंद की है, जगनिक की है या फिर नरपति नाल की है तथा दलपति विजय की है। चारों ऑप्शन में से क्या सही है? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिखते रहिए, बाकी हम तो जवाब आपको बताते ही रहेंगे। तो पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, आदिकाल का महाकाव्य है और इसके रचयिता हैं चंद बरदाई। जी हां, ऑप्शन ए आपका सही है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद बरदाई। दूसरा प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है। आदिकाल की भाषा क्या है? जी हां, आदिकाल की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है, अवधी है, डिंगल है या फिर भोजपुरी भाषा है? देखो, आदिकाल में जो भाषा चलती थी वो डिंगल और पिंगल भाषाएं चलती थीं। जो मध्यकाल यानी भक्ति काल में जो भाषाएं चली वो ब्रज और अवधी चली। फिर रीति काल में भी ब्रज भाषा का ही मेन जो है वर्चस्व रहा और इसके बाद आधुनिक काल में खड़ी बोली का वर्चस्व विराजमान है। ठीक है, तो आदिकाल की भाषा क्या है? डिंगल भाषा है। अब आप कहेंगे सर डिंगल भाषा क्या होता है? तो जो राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली है, क्या है? राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली जो है वो आपकी डिंगल भाषा कहलाती है। खड़ी बोली, राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली डिंगल भाषा कहलाती है। ब्रज मिश्रित खड़ी बोली ब्रज मिश्रित खड़ी बोली पिंगल भाषा कहलाती है। तो डिंगल भाषा जो है इसको भाड़ भाषा भी, भाट भाषा भी कहते हैं। तो आदिकाल की भाषा जो है वो डिंगल भाषा है। भक्ति काल का समय क्या है ये आपको बताना है। सन 1343 से 1643 ईस्वी, 743 से 1343 ईस्वी, 1000 ईस्वी से लेकर के 1245 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। तो जी हां, आप भक्ति काल की अगर बात करें तो 1343 से लेकर के सन 1643 ईस्वी तक का जो समय माना जाता है वो आपका भक्ति काल का समय माना जाता है। इसी में पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल आता है। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल कहलाता है और उत्तर मध्यकाल आपका रीति काल कहलाता है। सही ऑप्शन होगा ए, 1343 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी। अगर आप संवत में इसको जोड़ें तो 57 जोड़ने पर 1400 से लेकर के आपका 1700 ईस्वी विक्रमी संवत बनेगा भक्ति काल का समय। ठीक है, 43 में आप जोड़ेंगे तो 1400 हो जाएगा। 1400 से लेकर के जो 1643 में 57 जोड़ेंगे, 57 जोड़ने पर 1700 आए। 1400 से 1700 का जो काल रहा वो भक्ति काल रहा। ठीक है, समझ गए आप? तो संवत हमेशा ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे रहता है। 57 जोड़ेंगे तो संवत बनेगा, संवत से 57 घटाएंगे तो ईस्वी बनेगा। आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां से आप इन नोट्स को डाउनलोड कर पाएंगे। हम वो भी तरीका आपको लास्ट में बताएंगे कि कैसे आपको डाउनलोड करना है इन नोट्स को। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक को क्लिक करेंगे तो कहां पहुंचेंगे वो भी बताएंगे। आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आदिकाल को चारण काल से, वीरगाथा काल के, अपभ्रंश काल के या उपयुक्त सभी। तो आदिकाल को हम चारण काल के भी नाम से जानते हैं, वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं, अपभ्रंश काल के नाम से जानते हैं, उपयुक्त सभी। यानी यहां पर आपका ऑप्शन ऑल सही हो जाएगा। क्या सही होगा? ऑल ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि आपको कुछ नहीं बताना है, सिर्फ केशव कृष्ण के हैं, सूर कृष्ण के हैं, नरोत्तम भी कृष्ण के हैं। लेकिन जो गोस्वामी तुलसीदास हैं यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन अष्टछाप का, यहां पर अष्टछाप लिख दीजिए, निम्न में से कौन अष्टछाप का कवि है? सूरदास, नंददास, कृष्णदास या इनमें से सभी? देखो, निम्न में से यहां पर
यहां पर इनमें से सभी आपका डी ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन अष्टछाप का कवि है? तो इसमें सूरदास, नंददास, कृष्णदास ये सभी जो हैं अष्टछाप के कवि हैं। निम्न में से कौन सी रचना सूरदास की है? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी या इनमें से सभी? तो सूरदास की इनमें से सभी रचनाएं जो हैं वो सूरदास की हैं। निम्न में से कौन छायावादी कवि हैं? छायावादी कवियों की अगर हम बात करें, गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य का इतिहास एक में मिक्स ही चल रहा है, मतलब कुल मिला के आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां से बनने हम वो सीरीज चला रहे हैं। तो इसमें पद्य साहित्य का विकास भी है और गद्य साहित्य का विकास भी है, जहां से 10 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं अगर हमारे साथ बने रहे तो छायावादी कवि कौन है? तो यहां पर जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, उपर्युक्त सभी जो कवि हैं वे छायावादी कवि हैं। ठीक है। शिवराज भूषण किसकी प्रसिद्ध कृति है? शिवराज भूषण जो है वो महाकवि भूषण की प्रसिद्ध कवि है। महाकवि भूषण रीतिकाल के एक प्रसिद्ध कवि हैं। रीतिकाल में इन्होंने वीर रस में रचना की है। अगर आपसे पूछा जाए रीतिकाल का एकमात्र कवि जिसने वीर रस में रचना की है तो वो आपका भूषण हो जाएंगे। 10वां प्रश्न देखिएगा, उर्वशी के रचनाकार का नाम बताइए। तो उर्वशी के रचनाकार 2 लोग हैं, लेकिन यहां पर दूसरा ऑप्शन नहीं है, केवल एक ऑप्शन आपका सही है, रामधारी सिंह दिनकर। जी हां, उर्वशी के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद भी हैं, लेकिन जब यहां पर ऑप्शन नहीं है तो आप उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का ही प्रसिद्ध है, दिनकर ही सही है। ठीक है। किस काल को हिंदी काव्य का स्वर्णयुग या स्वर्णकाल कहा जाता है? आदिकाल को, भक्ति काल को, रीतिकाल को या फिर आधुनिक काल को? तो हिंदी का गोल्डन टाइम किसे कहा जाता है? तो जो स्वर्णयुग है, गोल्डन एरा है, स्वर्णयुग है यानी गोल्डन एरा, तो ये भक्ति काल है। हिंदी का स्वर्णकाल भक्ति काल को कहा जाता है। ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। पूर्व मध्यकाल किस काल को कहते हैं? तो पूर्व मध्यकाल अभी हमने आपसे चर्चा की कि उत्तर मध्यकाल, ये जो उत्तर मध्यकाल है ये आपका रीतिकाल है, लेकिन जो पूर्व मध्यकाल है ये आपका भक्ति काल है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर सूरदास की रचना है, ये सभी जानते हैं। रामचंद्रिका किसकी रचना है? सूर तुलसी, केशव या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो रामचंद्रिका जिसे हम छंदों का अजायब घर कहते हैं, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं किसको? केशव को कहते हैं छंदों का अजायब घर। छंदों का अजायब घर किसको कहते हैं? छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को कहते हैं। केशव को कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं। याद रखिएगा। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, महादेवी वर्मा हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या फिर मैथिली शरण गुप्त हैं? तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। निम्न में से कौन भक्ति काल के कवि हैं? कबीर, जयशंकर प्रसाद, बिहारी, सुभद्रा कुमारी चौहान? जयशंकर प्रसाद छायावाद के हैं इसलिए गलत है। सुभद्रा कुमारी चौहान आधुनिक काल की हैं। बिहारी रीतिकाल के हैं, लेकिन कबीर ऑप्शन आपका सही होगा जो कि भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के संत ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। ठीक है, कबीरदास। सुदामा चरित के रचनाकार कौन है? तो विप्र सुदामा बसत हैं सदा अपने धाम, भिक्षा करी भोजन करें ये जपे हरि नाम, ताकि घरनी पतिव्रता गहे वेद की रीति, सुबुद्धि सुशील सुलज अति पति सेवा सो प्रीति, कही सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र। तो ये सुदामा चरित्र है। नरोत्तम दास, सीतापुर के रहने वाले नरोत्तम दास, इनके द्वारा लिखा गया सुदामा चरित्र बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। निम्न में से कौन कृष्ण काव्यधारा या कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं? तो सूरदास एकमात्र अनोखे अप्रतिम अनुपम हस्ताक्षर हैं कृष्ण भक्ति काव्यधारा के। तो सूरदास कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। बिहारी कह सकते हैं लेकिन ये रीतिकालीन है। जयशंकर प्रसाद छायावादी हैं। केशवदास आपके रीतिकालीन है, लेकिन ये भी कृष्ण भक्ति धारा के नहीं हैं। ठीक है। निम्न में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषता है? निर्गुण ब्रह्म की उपासना, एकेश्वरवाद में विश्वास, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल या इनमें से सभी? तो देखो, ज्ञानाश्रयी शाखा की एक विशेषता है
क्या है? एक तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना की जाती है, एकेश्वरवाद में विश्वास। एकेश्वर का मतलब होता है एक ही ईश्वर में विश्वास। उसमें 10-12 ईश्वर नहीं माने जाते, 36 कोटि देवता नहीं मानते थे कबीर। कबीर कहते थे ईश्वर एक है ना। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल भी दिया गया, तो इसमें घ ऑप्शन यानी कि डी आपका सही हो जाएगा, इनमें से सभी। निम्न में से कौन सी भक्ति धारा राम भक्ति काव्य धारा की प्रवृत्ति है? लोक मंगल की भावना, दास्य भाव की भक्ति, अनन्य भक्ति भावना, या उपर्युक्त सभी? लोक मंगल की भावना ये राम भक्ति काव्य धारा की विशेषता है, दास्य भाव की भक्ति भी विशेषता है, अनन्य भक्ति भावना ये उपर्युक्त यहां पर सभी हो जाएगा, क्योंकि जो तुलसीदास थे उनकी भक्ति दास्य भाव की थी। लोक मंगल की कामना से रामचरितमानस जैसी कृति लिखी गई, और अनन्य भक्ति भावना भी से भी ओतप्रोत है आपकी रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित। तो यहां पर उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है? संवत 1000 से लेकर के संवत 1375 तक, संवत 1375 से लेकर के संवत 1700 तक, संवत 1040 से लेकर के 1370 तक, या इनमें से कोई नहीं? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यहां पर पूछा गया है। सही जवाब आपका हो जाएगा संवत 1375 से लेकर के संवत 1700 विक्रमी तक भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। सॉरी, यहां पर 1700 तक 1375 से लेकर के 1700 तक। बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। भक्ति काल का काव्य नहीं है पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस या सूरसागर? पृथ्वीराज रासो आपने देखा ये कब का है? ये आदिकाल का है। पृथ्वीराज रासो क्या है? आदिकाल का ग्रंथ है, महाकाव्य है, इसलिए यह भक्ति काल का नहीं है। पद्मावत जायसी द्वारा लिखा गया भक्ति काल का है। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित भक्ति काल की रचना है। सूरसागर सूरदास द्वारा रचित भक्ति काल की रचना है। सूकर खेत नामक स्थान पर किसका जन्म हुआ था? या यूं कहें कि सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है कबीरदास से, नंददास से, सूरदास से, तुलसीदास से? सही जवाब आपका हो जाएगा तुलसीदास। सूकर खेत तुलसीदास। फिर देखिए 24वां प्रश्न, 24वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? कुमार रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो? हिंदी का प्रथम महाकाव्य ऑप्शन गा सही है, पृथ्वीराज रासो है। चंद बरदाई का लिखा हुआ, हमने ऊपर ही पहले प्रश्न में ही आपको बता दिया। हिंदी का प्रथम महाकाव्य चंद बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो है, जो कि एक आदिकाल का महाकाव्य है। कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? 9th वाले अगर आप हैं तो 9th वाले भी पढ़ सकते हैं। कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? दूहा, सबद, साखी या पद? तो कबीर की क्या प्रसिद्ध है? साखियां प्रसिद्ध हैं। कबीर की दोहों को साखी के नाम से जाना जाता है। सगुणोपासना की दूसरी शाखा क्या कहलाती है? सूफी काव्यधारा, कृष्णाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा? तो सगुण की उपासना कृष्णाश्रयी शाखा में होती है। सगुण की 2 शाखाएं हैं, एक राम भक्ति काव्यधारा और एक कृष्ण भक्ति काव्यधारा, ये सगुण की हैं। तो एक रामाश्रयी हो गई, दूसरी कृष्णाश्रयी काव्यधारा या कृष्णाश्रयी शाखा हो गई। साखी सबद रमैनी किसकी रचना है? साखी सबद रमैनी बीजक नाम से संकलित है, बीजक। और ये बीजक जो है ये धर्मदास द्वारा संकलित है, कबीरदास की रचनाएं इसमें संकलित हैं। ठीक है। 27 का खास सही होगा। विनय पत्रिका के रचयिता कौन हैं? तो विनय पत्रिका के रचयिता आपके तुलसीदास हैं, बाबा तुलसीदास। विनय पत्रिका की हमेशा भाषा पूछी जाती है, तो विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा क्या है? अच्छा, वही प्रश्न आ गया, ये ब्रज भाषा है। ठीक है, गा ऑप्शन आपका सही होगा। पृथ्वीराज रासों में प्रधानता है किसकी है? श्रृंगार रस की, वीर रस की, शांत रस की या फिर हास्य रस की? तो पृथ्वीराज रासो एक वीर रसात्मक काव्य है, यहां पर खा आपका सही होगा। रासो ग्रंथ जितने भी थे अधिकतर वीर रस से ओतप्रोत थे, तो यहां पर आपका 30 का खा सही हो जाएगा वीर रस की। भक्ति काल के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन हैं? कुंभन दास, दादू दयाल, मंझन, नंददास? तो भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा की बात करें तो मंझन है, जिन्होंने मंझन की एक रचना है मधुमालती। क्या है? मधुमालती नाम की रचना मंझन की है। तो मंझन क्या है? प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, यानी सूफी काव्य परंपरा का निर्वहन करते हैं ये। तो मंझन मधुमालती के लेखक हैं।
प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। दादू दयाल तो ज्ञानाश्रयी शाखा के हैं, संत काव्यधारा कह सकते हैं। नंददास तो कृष्ण काव्यधारा के ही हैं। कुंभन दास भी अष्टछाप के कवि में आते हैं, तो ये भी कृष्ण भक्ति के कवि हैं। तो जो भी अष्टछाप में कवि आता है वो कृष्ण भक्ति काव्यधारा का हो जाता है। तो अष्टछाप के 8 कवि हैं, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, शीत स्वामी, ठीक है, गोविंद दास और चतुर्भुज दास जैसे 8 कवियों का संकलन है, 8 कवियों का एक समूह है, एक ग्रुप है जो अष्टछाप के नाम से जाना जाता है, जो कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि भी हैं। वीरगाथा काल के कवि निम्न में से कौन है? तो वीरगाथा काल के, अब आप आंखें बंद करके भूषण मत लगाइएगा, वीरगाथा काल इसी को हम आदिकाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वीरगाथा काल को ही आदिकाल कहते हैं। अब वीर रस की बात हो जाए तो भूषण आते हैं। भूषण हमने कहा आपसे रीतिकाल के कवि हैं। भूषण कब के हैं? रीतिकाल के कवि हैं। चंद बरदाई यहां पर आपका ऑप्शन सही होगा। वीरगाथा काल के चंद बरदाई हैं, जिनकी रचना आपने पृथ्वीराज रासो पढ़ी। क्या पढ़ी? पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की लिखी हुई आदिकालीन कवि हैं। तो वीरगाथा काल के कवि भी चंद बरदाई हो जाएंगे। निम्न में से कौन आदिकाल के कवि नहीं है? ठीक है, शारंगधर, जगनिक, सुमित्रानंद पंत और चंद बरदाई। तो शारंगधर, जगनिक और चंद बरदाई ये सब हैं आदिकाल के, लेकिन सुमित्रानंद पंत नहीं है। ये सुमित्रानंद पंत छायावादी कवि हैं। कहाँ के हैं? छायावादी कवि हैं। ठीक, निम्न में से कौन आदिकाल के कवि हैं? नरपति नाल हैं, तुलसीदास हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा हैं। तो यहाँ नरपति नाल ही हो जाएंगे आदिकाल के कवि। निम्न में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? कामायनी, सूरसागर, भारत भारती, उद्धव शतक। तो यहाँ पर सूरसागर जो है ये भक्ति काल की रचना है, सूरदास द्वारा रचित है। ठीक है, जो भी PDF नोट्स आपको मिलेगा उसमें उसके नीचे आंसर दिए हुए होंगे, आपको मिला लेना होगा। ठीक है, इस PDF में भी आपको आंसर मिल जाएंगे नीचे दिए हुए। तो इस बार कुछ नया ही हो रहा है, बहुत बेहतरीन हो रहा है और बहुत सहूलियत आप सभी को दी जा रही है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना वीरगाथात्मक है? पृथ्वीराज रासो, विद्यापति, खुसरो की पहेलियां, साहित्य लहरी। वीरगाथात्मक जो है, तो वीरगाथात्मक तो केवल पृथ्वीराज रासो है। खुसरो की पहेलियां, विद्यापति तो एक कवि ही है, साहित्य लहरी सूरदास की है, ये नहीं है। तो पृथ्वीराज रासो सही है। बीसलदेव रासो रचना किसकी है? ठीक है, बीसलदेव रासो नरपति नाल की रचना है, का ऑप्शन सही होगा। परमाल रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाल हैं, दलपति विजय हैं, भट्ट केदार हैं या जगनिक है? तो परमाल रासो को हम आल्हा खंड के नाम से भी जानते हैं, आल्हा खंड के नाम से भी जानते हैं। परमाल रासो के रचयिता जगनिक हैं, ये एक आल्हा खंड है। 12 बरस लहु कुकुर जीवे और 10-11 जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवे को धुतकार। ये जगनिक का लिखा हुआ है। ठीक है, या कमारे दुई गिर जावे, तीसर खौप खाए मर जाए, खटखट खटखट तेगा बोले बोले, छपक छपक तलवार, कटकट लट्ठा गिरे सरपी, अवघन चले लोहारन क्यार, बड़े लड़ैया महुबे वाले जिनकी बेड़ी बहाए तलवार। ये सब आल्हा खंड है ना। तो जगनिक का लिखा हुआ परमाल रासो क्या है? एक आल्हा खंड है, ध्यान रखिएगा। कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं अग्रदास, नंददास, ईश्वरदास, नाभादास। कृष्ण भक्ति शाखा, जी हां, कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वे आपके हैं नंददास। गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तुकाराम, सीताराम, आत्माराम, राम बोला। तुलसीदास के बचपन का नाम जो था वो राम बोला था, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि इन्होंने जैसे ही जन्म लिया वैसे ही सबसे पहले इन्होंने राम कहा था। जब इन्होंने राम बोला तो इनका नाम हो गया राम बोला। रुनकता नामक स्थान संबंधित है। रुनकता जयशंकर प्रसाद से, निराला से, सूर से या कबीर से संबंधित है। तो यहां पर रुनकता नाम के गांव में जन्म स्थान सूरदास का है, तो सूरदास संबंधित है रुनकता से। निम्न में से भक्ति काल का महाकाव्य कौन सा है? साकेत, कामायनी, रामचरितमानस या फिर पृथ्वीराज रासो। तो साकेत आपका द्विवेदी युग का है, कामायनी छायावादी युग का है, पृथ्वीराज रासो आदि काल का है, लेकिन यहां पूछा क्या गया है? भक्ति काल। तो आपको श्री रामचरितमानस टिक कर देना है, गोला भर देना है। भक्ति काल की रचनाओं में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक लोकप्रिय थे? भक्ति काल की रचनाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय कवि,
सर्वाधिक लोकप्रिय आपकी जो ग्रंथ है वो श्री रामचरित मानस ही हुआ है। ठीक है, भक्ति काल में सर्वाधिक लोकप्रिय जो है वो श्री रामचरित मानस ही है। अब ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? तुलसीदास, सूरदास, बिहारी या कबीरदास? ज्ञानाश्रयी के तो आप जानते हैं केवल कबीरदास हैं, और कबीर, दादू, रैदास, नानक ये सब थे ज्ञानाश्रयी के। निम्न में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? तो आदिकाल का सूरदास तो एक कवि है। पद्मावत, आंसू बीसल दे रासो, तो बीसल देव रासो नरपति नाल का लिखा हुआ ये आदिकाल का ग्रंथ है। आंसू लहर कामायनी जयशंकर प्रसाद का है। पद्मावत भक्ति काल का है। ठीक है, निर्गुण काव्यधारा की प्रकृति है, प्रकृति कह सकते हैं या प्रवृत्ति, यहां पर हम प्रवृत्ति लिखेंगे। ठीक है, निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति क्या है? वात्सल्य रस की प्रधानता, गलत। प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, गलत। सदियों एवं रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबर का विरोध, आश्रयदाता की प्रशंसा। तो यहां पर आपका गा ऑप्शन सही होगा। देखो, निर्गुण में वात्सल्य रस की प्रधानता नहीं थी, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप नहीं था, आश्रयदाताओं की प्रशंसा नहीं थी। ठीक है, तो यहां पर रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध था। ठीक है, यहां पर सदियों हटा दीजिए, यहां पर रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबर का विरोध आप लिख लेंगे। ठीक, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबर का विरोध। संत काव्यधारा के कवि नहीं है। अब यहां पर नहीं ऑप्शन पे ध्यान देना है आपको। कबीर, रैदास, कुतुबन, दादू दयाल। संत काव्यधारा के जो नहीं है उनकी बात की जा रही है। कबीर संत काव्यधारा के हैं, रैदास हैं, दादू हैं, लेकिन कुतुबन नहीं है। कुतुबन जो हैं ये सूफी परंपरा में आते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना नहीं है। आदिकाल की नहीं है पूछा है तो आदिकाल की पृथ्वीराज रासो है, परमाल रासो है, विद्यापति पदावली है, लेकिन गा ऑप्शन आपका सही होगा। पद्मावत नहीं है, पद्मावत जायसी की रचना है और जायसी भक्ति काल में हुए हैं, तो ये भक्ति काल में हुए हैं, जायसी की रचना है। विनय पत्रिका किस काल की रचना है? विनय पत्रिका आदिकाल की है, भक्ति काल की है, रीति काल की है, आधुनिक काल की है। तो विनय पत्रिका आपके भक्ति काल की है, हमने बताया था तुलसी द्वारा रचित रचना है। ठीक है, और ब्रजभाषा में है। 50वां प्रश्न देखिए, प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे है? तो प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का जो संबंध है कृष्ण भक्ति शाखा से है, सगुण भक्ति से है, निर्गुण भक्ति से है या राम भक्ति से है? तो प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा जो है वो निर्गुण भक्ति काव्यधारा में आती है। गा ऑप्शन सही है। पार्ट 1 आपका यहीं पर समाप्त होता है। पार्ट 1 समाप्त हुआ। अब पार्ट 2 आगे हम देखेंगे, 1 से 50 फिर पार्ट 2 में आएंगे। ऐसा ही 50-50 क्वेश्चन करके हम हर पार्ट में लाते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बार शेयर कर दीजिए इस पीडीएफ को, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से डाउनलोड कीजिए। और ये आपका उत्तरमाला है 50 प्रश्नों का। ठीक है, 50 प्रश्नों का उत्तरमाला है, आराम से इसमें देख लीजिएगा। बड़ी सावधानी पूर्वक हमने पढ़ाया है। फिर भी अगर कोई त्रुटि आपको प्रतीत होती है या है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम जरूर उसको देखेंगे और फिर कमेंट पिन कर देंगे अगर कोई त्रुटि होगी। तो हमेशा कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कहीं त्रुटि तो नहीं है। रेगुलर क्लासेस हमारी शाम 7 बजे आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर चीज़ें मिलती रहें। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस नाम से ही सही स्पेलिंग डालेंगे तो टेलीग्राम मिल जाएगा। ठीक है, कुछ लोग फेक भी बना रखे हैं, फेक ज्वाइन नहीं करना है। 11-12 हज़ार के आसपास सब्सक्राइबर जिस पे हैं, जिस टेलीग्राम पर, वो ज्वाइन करना है आपको। तो आपको कैसे इसको डाउनलोड करना है इस पीडीएफ को, मैं वो तरीका आपको बताता हूँ। चलिए हम चलते हैं। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो जैसे ही आप पहली लिंक क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा आपको पेज दिखेगा। फ्री यहाँ पर लिखा होगा फ्री डाउनलोड। आप जैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ये जो लिखा है ऑल पीडीएफ यूपी बोर्ड हिंदी 2024, अब यहाँ लिखा है पार्ट 1 हिंदी गद्य साहित्य का विकास पार्ट 1 पीडीएफ। यहाँ पर क्लिक करेंगे डाउनलोड पे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको हमेशा डाउनलोड करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।